Students, welcome again. This will be part 2 of same chapter, chapter 4, SS3 history. Now we are discussing about after colonial rule, what happened to tribal groups? How did colonial rule affect tribal lives? किस तरह से ट्राइबल की लाइफ को कॉलोनियल रूल ने इफेक्ट किया, प्रभावित किया, इस पर हम आगे इसको जानेंगे। व्हाट हैपेंस टू ट्राइबल चीफ्स? ट्राइबल चीफ्स का क्या हुआ? स्टूडेंट्स, ट्राइबल आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ट्राइबल में बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं था, बहुत ज्यादा ऊंचा, बहुत ज्यादा नीचा, बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन बाद के वर्षों में धीरे धीरे क्या हुआ कि जो व्यक्ति ज्यादा ताकतवर था, जो जिस व्यक्ति का ज्यादा परिवार बड़ा था, उसको थोड़ा सा उसमें अंतर आ गया कि वो एक तरह से सुपरविजन करता था और बाकी लोग उसके सहयोग करते थे। तो वो धीरे धीरे उसने पावर ले ली, तो वो ट्राइबल चीफ उनको माना। तो ट्राइबल चीफ का कॉलोनियल रूल के बाद क्या हुआ कि ट्राइबल चीफ का जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश ने खत्म कर दिया। हालांकि उसको वो चीफ बना रहा, लेकिन उतना वो इंटरफेयर उसका नहीं हुआ, नहीं रह पाया जितना उसकी ताकत अपने समय में थी, अपने स्वतंत्र राज्य में थी, फ्री जो शासन था उसमें थी। कॉलोनियल रूल के बाद वो सब नहीं हो पाया, उनकी पावर को कम कर दिया गया। व्हाट हैपेंस टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन? अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या हुआ? अब ब्रिटिशर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक तरह से बैन कर दिया। अब बैन क्यों किया? क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लोगों का एक स्टेबिलिटी नहीं थी, लोगों में यानी उनका प्रशासन करना मुश्किल हो रहा था। भाई आज कोई लोग वहां पर हैं, कल वहां पर हैं, परसों वहां पर है, तो पता ही लगता था कि कौन कहाँ है, कौन नहीं है, पता ही लगता था। ऐसे में रेवेन्यू कलेक्शन में दिक्कत आती थी, फिक्स रेवेन्यू नहीं हो पाता था। जब लोग ही वहां नहीं मिलेंगे तो रेवेन्यू कौन देगा? इसलिए रेवेन्यू का फिक्स कलेक्शन के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया पूरी तरह से। कुछ क्षेत्रों में, थोड़ा सा कुछ क्षेत्रों में जहां पर कि बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ता था, बंजर भूमि थी, वहां पर दिक्कत आई, तो वहां पर कुछ छूट दी गई थी। जैसे सक्सेसफुल फ्लो कल्टीवेशन नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्कैर्स एंड सॉइल इज ड्राई। तो यहाँ पर कुछ एरियाज में उन्होंने झूम कल्टीवेशन को छूट दी, लेकिन उनका एरिया तो फिक्स कर ही दिया कि इस एरिया के अंदर ही आप केवल शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे। तो इससे उनको एक फिक्स रेवेन्यू मिल गया और लोगों का एक स्टेबिलिटी मिल गई, लोगों को स्थायित्व मिल गया कि भाई आप यहाँ पर रहेंगे और आप इतना रेवेन्यू देंगे। तो नेक्स्ट है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब फॉरेस्ट लॉज के ऊपर क्या फर्क पड़ा? क्योंकि ट्राइबल जंगलों में रहते थे, जंगलों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कुछ रूल इम्पैक्ट किए और उन रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से ट्राइबल की लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। उन्होंने अपनी आवश्यकता के लिए, क्योंकि जंगलों से जो जड़ी बूटियां आती थी, जंगलों से जो टिम्बर्स आता था, जंगलों से जो और इम्पोर्टेंट चीजें आती थी, वो उसके ऊपर इनको कंट्रोल करना था। कॉलोनियल रूल में ब्रिटिशर्स ने उसको कंट्रोल कर दिया। इससे ट्राइबल की लाइफ इफेक्ट हुई और इससे उन्होंने जंगलों को बिल्कुल कहीं कहीं तो रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उनको घोषित कर दिया कि यहाँ पर कोई भी ट्राइबल, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। तो इस तरह से ट्राइबल को वहां से निकलना पड़ा, इनको ट्राइबल्स को वहां से जाना पड़ा, क्योंकि उनको उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया था। और रिजर्व क्यों किया? क्योंकि जहां पर अच्छी कीमती लकड़ी होती थी, जहां पर अच्छी कीमती जड़ी बूटियां होती थी, जहां पर अच्छा रेवेन्यू मिलता था, उस फॉरेस्ट लैंड को उन्होंने रिजर्व घोषित कर दिया और वहां से ट्राइबल को निकाल दिया। तो ये बहुत बुरा प्रभाव जो है ट्राइबल लाइफ पर फॉरेस्ट से पड़ा। कॉलोनियल रूल पे भी इसका क्या प्रभाव पड़ा? अब उन्होंने ट्राइबल्स को तो निकाल दिया वहां से, लेकिन अब क्या दिक्कत हुई? अब उनको जंगलों से लकड़ी कौन लाएगा, काटेगा कौन, इकट्ठी कौन करेगा? तो लेबर की दिक्कत आ गई ब्रिटिशर्स को। इसलिए कुछ सीमा तक उन्होंने कुछ लोगों को जंगलों में रहने दिया, जिससे उनके साथ ये बॉन्ड किया कि भाई आप ब्रिटिशर्स को लेबर प्रोवाइड करवाओगे। उनको उन्होंने फॉरेस्ट विलेज नाम दिया। फॉरेस्ट विलेज नाम से उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर बसाया और उनके साथ ये तय किया कि आप ब्रिटिशर्स को लेबर प्रोवाइड करवाओगे, इस आधार पर आप जंगलों में रह सकते हो। द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब व्यापार के साथ क्या दिक्कत आई? नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, द प्रॉब्लम विद ट्रेड, यानी व्यापार के साथ क्या हुआ।
तो स्टूडेंट्स जो ट्राइबल्स थे वो जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे उनका सप्लाई करते थे। अब वहां पर क्या हो गया कि जब हमारे जो मनी लैंडर हैं या जो लोकल लोग हैं उन्होंने इन ट्राइबल्स के साथ एक ट्रेड स्थापित किया और वो ट्राइबल को लालच देने के लिए उनके लिए अच्छे जो उनको बहलाने के लिए उनको चीजें देते थे, बार बार में उनको वो लोन देने लगे, कर्जा देने लगे और इस तरह से उन्होंने ट्राइबल्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो वो बहुत कम पैसा पर उनसे खरीदते थे और अपना वो बाजार में बहुत बड़े दाम पर उसको बेचते थे। इसलिए इस तरह से उन्होंने ट्राइबल्स का वहां से भी शोषण शुरू कर दिया। एक एग्जांपल यहाँ पर है हजारीबाग का। हजारीबाग झारखंड में जो है आज, वहां पर जो संथाल ट्राइबल्स ग्रुप था वो सिल्क रियर करता था, रेशम उत्पादन करता था। तो वहां पर सिल्क के उन्होंने बॉन्डिंग की। तो इन्होंने ये वहां पर 3 या 4 रुपए में 1000 कुकून खरीदते थे। बताइए 3-4 रुपीस वो 1000 कुकून के देते थे और जब उसको वो आगे ले जाते थे, बाजार में ले जाते थे, उनका गया अथवा जो बाजार नजदीक बाजार थे गया वगैरह, वहां पर ले जाकर के उसको 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट में उसको बेच देते। यानी ये समझिए आप कि ट्राइबल को उसका 1/5 पार्ट ही मिल पाता था और ज्यादा से ज्यादा जो लाभ था, प्रॉफिट था, वो मीडिएटर खा जाते थे, बीच के व्यापारी खा जाते थे। इतना नुकसान उनको ट्राइबल्स को यहाँ पर होता था। तो अब क्या है, कुछ एक हिस्सा और इसका है द सर्च फॉर वर्क। अब इस तरह से जब इनका वायलेशन हुआ, शोषण हुआ, इनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ, तो इन्होंने कुछ ट्राइबल्स ने ये खेती बाड़ी छोड़ करके फिर कुछ गांव शहरों की तरफ या फैक्ट्रीज की तरफ काम करने चले गए, छोटे छोटे कामों में लग गए। वहां पर भी इनके साथ ट्राइबल के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता था। उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और एक बार जो वहां फंस गया, माना कोयला खानों में काम करने घुस गया या दूसरे बागानों में काम, चाय के बागान में काम करने घुस गया, तो उनके साथ वहां पर अवांछनीय का व्यवहार होता था। बहुत ज्यादा काम लेकर के भी उनको बहुत कम मजदूरी मिलती थी और बहुत कम मजदूरी के साथ साथ उनको घर नहीं जाने दिया जाता था, उनका शोषण होता था, उनको घर जाना बिल्कुल बंद था, उनको एक बंदी जैसा रखा जाता था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन सब का जो प्रभाव है कॉलोनियल रूल का, वो ट्राइबल्स की लाइफ पर बहुत बुरे ढंग से पड़ा था। इसीलिए जब बाद में वो परेशान हो गए तो उन्होंने फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया और उन्होंने कॉलोनियल हो, चाहे वहां पर जमींदार हो, चाहे वहां पर जो व्यापारी हो, उनका विरोध करना शुरू किया। सो स्टूडेंट्स, आगे इसमें एक और हेडिंग है क्लोजर लुक। क्लोजर लुक में ये दिखा गया है, ये बताया गया आपको कि अब जब इतना शोषण हो गया ट्राइबल का, अब उन्होंने क्या किया। अब इसमें है 1831 to 32 कोल रिवेल हुआ, संथाल रोज इन रिवोल्ट इन 1855, द बस्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910 में इन्होंने रिवेल किया और वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940 में इन्होंने रिवेल किया, विद्रोह किया। तो इस तरह से अलग अलग जातियों ने, अलग अलग ट्राइबल्स ग्रुप ने अलग अलग क्षेत्रों में भारत के कॉलोनियल रूल के अपोज में रिवोल्ट शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इस चैप्टर के बाद में बिरसा मुंडा के बारे में है स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले बताया था। बिरसा मुंडा को आप इसमें अच्छे से पढ़ेंगे और बिरसा मुंडा का जो योगदान है ट्राइबल लाइफ के लिए, ट्राइबल सोसाइटीज के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इनकी पूरा लाइफ हिस्ट्री है 1970s में, इस दशक में फिक्स इनका कोई बर्थ डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन उस डिकेड में इनका जन्म लिखा गया है कि 1870s में इनका जन्म हुआ था और बहुत छोटी उम्र में ये अपने पापा इनके खो जाते हैं, मिस्टरी में ये पढ़े हैं। फिर वैष्णव प्रीचर, जो वैष्णव धर्म के धर्माचार्य थे, उनसे इन्होंने शिक्षा ली, जनेऊ धारण किया, इस तरह से लिखा हुआ है। 1895 में इन्होंने फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, यानी जो उनका स्वर्णिम युग था उसको फिर से प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को समझाया, उनको तैयार किया कि हम उस गोल्डन एज को फिर से रिकवर कर सकते हैं, फिर से उनको पा सकते हैं और अपनी स्वतंत्र लाइफ को, फ्री लाइफ को फिर से हम जी सकते हैं अगर आप चाहो। तो इस तरह से उन्होंने मूवमेंट शुरू किया और
1895 में इनको अरेस्ट किया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। 1897 में इन्होंने, इनको जब रिलीज हुए ये, तो इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में टूरिंग शुरू की, यानी घूमना शुरू किया, सबको मोटिवेट करना शुरू किया, उनको इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद इनका बहुत जल्दी ही 1900 में इनका निमोनिया की बीमारी, कोलेरा की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से वो जो रिवोल्ट था वो बिरसा मुंडा के साथ ही लगभग खत्म हो गया। हालांकि छुटपुट घटनाएं बाद में थोड़ी बहुत होती रही, लेकिन उतना जबरदस्त विद्रोह फिर दोबारा ये जो ट्राइबल्स हैं ये उस एरिया में नहीं कर पाए। हालांकि कुछ लोगों को इन्होंने जो मोटिवेट किया था उन्होंने संघर्ष जारी रखा और आज तक भी वो विद्रोह करते रहे। आज भी झारखंड या उधर उड़ीसा का जो एरिया है, आपका झारखंड अलग हो गया, वहाँ पर भी मुंडा जाति काफी प्रभावी है। मुंडा वहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो वही लोग हैं जो उस एरिया में रहते थे। वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बड़ी मात्रा में है, वहाँ पर कोयला आदि की बड़ी बड़ी खदानें हैं, वहाँ पर मिनरल्स का बहुत ज्यादा वहाँ पर एरिया है, नेचुरल जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर मिनरल जो पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में है। तो आज भी वो हमारे देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है झारखंड का एरिया। तो उस एरिया में ये लोग रहते थे और इसलिए वो वहाँ पर अपने आप को, वहाँ का अपने आप को ओनर मानते थे ये ट्राइबल्स को। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इस चैप्टर में ट्राइबल डिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज के बारे में आप बुक से 1-2 बार बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, इसलिए आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे। जहां पर आपको समझ में नहीं आता उसको अंडरलाइन करिए, मुझसे पूछिए, डिस्कस करिए। और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे। तब तक आप इसको 1-2 बार जरूर पढ़ना चैप्टर को, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अगला जो व्हाट्सएप के थ्रू आपको एक्सरसाइज आएगी, आप एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, वर्कबुक फिल करनी है। और वर्कबुक में जो क्लास असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है, आप उनको भी फिल करने का प्रयास करिए। Thank you.